हेलो एवरीवन, दिस इज महफूज एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज प्राइम क्लासेस। तो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में। ये हमारा सेकेंड वीडियो लेक्चर सीरीज है। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जहां पर हमने समझा था कि इंग्लिश को हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं, पहला एज अ सब्जेक्ट के रूप में और दूसरा एज अ लैंग्वेज के रूप में। तो सब्जेक्ट का जो इंग्लिश में जो सब्जेक्ट है उसे हम लोग एकेडमिक के रूप में पढ़ते हैं, यानी कि जो बच्चे 6 में है या 10th में है, 11th में है, 12th में है या फिर वह ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, वह इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जहाँ पे वे लिटरेचर के रूप में पढ़ते हैं, यानी कि वह प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री के रूप में इंग्लिश को पढ़ते हैं। सेकेंड जो है जिसे हम लोग लैंग्वेज कहते हैं लैंग्वेज कहते हैं या इसे इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है या इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है। इसका यूज़ हम लोग स्पोकन इंग्लिश में करते हैं और इसका यूज़ हम लोग ग्रामर में करते हैं। साथ ही जो मल्टीपल जो एग्जामिनेशन होते हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीसीएस, यूपीएससी, टेट, सुपर टेट, पेट, सीयूटी, इस तरह के जो वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पर इंग्लिश एज अ जनरल इंग्लिश के रूप में या इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में एक पेपर होता है। तो जहाँ पर हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज के बारे में, तो मैंने बताया था कि जो लैंग्वेज होता है यानी इंग्लिश के का जो फॉर्मेशन है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और मैंने कहा था जब कोई लैंग्वेज होता है, कोई भाषा होती है, चाहे वह हिंदी हो, चाहे वह संस्कृत हो, चाहे वह फारसी हो, चाहे वह अरबी हो, यानी चाहे वह बंगाली हो, चाहे वह कोई भी लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज का जो फॉर्मेशन होता है वह होता है साउंड से। और साउंड जो होते हैं, मैंने कहा था कि इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज का जो फॉर्मेशन होता है वह साउंड से होता है। और जो साउंड जो होते हैं ये हमारे नेक के यानी गर्दन में, हमारे नेक में ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स के पास एक डबल मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, जिसे साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहा जाता है। इसे हम ओकल कार्ड या कंड कहते हैं। तो इस ओकल कार्ड से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम लोग ओकल साउंड कहते हैं, यानी कि किसी भी लैंग्वेज का निर्माण साउंड से होता है। और जो साउंड जो है वो हमारे ओकल कार्ड से निकलते हैं। और ओकल कार्ड से दो प्रकार के साउंड जो है उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका ओरिजिन होती है। पहला है ओकल साउंड, यानी कि ऐसे साउंड या ऐसे लेटर जिनका प्रोनाउंसिएशन हम डायरेक्ट ओकल कार्ड से करते हैं, कंड से करते हैं, इनको ओकल साउंड कहा जाता है। और ये टोटल 20 टाइप के होते हैं। जबकि कॉन्सोनेंट साउंड किसे कहते हैं? ऐसे साउंड जिसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमें ओकल कॉर्ड के साथ साथ बॉडी के जो अन्य ऑर्गन हैं, जैसे हमारे टंग, हमारे टीथ, हमारे लिप्स और हमारी बॉडी की जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन हैं उनका यूज कर करके इन साउंड का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इन लेटर का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी ये 24 टाइप के होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो साउंड जो होता है, जो ओकल कार्ड से होता है, निकलता है, ओरिजिन होता है, वह टोटल 44 टाइप के होते हैं। लेकिन जो साउंड होते हैं इसे हम लोग लिख नहीं सकते, ये एक सिंबॉलिक फॉर्म में होते हैं। इसे एक विशेष टेक्निक के द्वारा हम इसे पढ़ सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे साउंड हैं जिसे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम ओकल साउंड की बात करें तो ओकल साउंड में हमने 5 ऐसे लेटर की खोज किया है जिसे हम लोग लिख सकते हैं। इसे हम लोग वॉवेल कहते हैं।
यानी वॉवेल क्या है? अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, यानी कि ऐसे अक्षर जिनका प्रोनाउंसिएशन डायरेक्ट हमारे वोकल कॉर्ड या कंठ के द्वारा होता है, उसे हम लोग वॉवेल यानी हिंदी में स्वर कहते हैं। और ये संख्या में 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हें वॉवेल या स्वर कहते हैं। और इनसे पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। सेकेंड हमने डिस्कस किया था कॉन्सोनेंट के बारे में। कॉन्सोनेंट जिसे हिंदी में हम लोग व्यंजन कहते हैं, तो किसे कहते हैं? अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ टीथ, टंग एंड बॉडी ऑर्गन, उन्हें हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड है, इनमें से हमने कुछ ऐसे साउंड को खोज लिया है जिसको हम लोग लिख सकते हैं, और ये है टोटल 21 टाइप के। इस प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में जो टोटल लेटर है वह है 26 टाइप के लेटर होते हैं, जिसमें से 5 कॉन्सोनेंट हैं यानी ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जो 21 टाइप हैं, यानी कि अगर हम वावेल को निकाल दें तो जो बच जाएगा उसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी बी, सी, डी से लेकर के जेड तक के जो हैं उनको हम लोग कहेंगे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन कहते हैं। तो वावेल और कॉन्सोनेंट यानी ए से लेकर के जो जेड तक के जो लेटर हैं इनको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। तो अगर हम बात करें जो लेटर हमारे हैं, जब इन्हीं लेटरों का एक ऐसा ग्रुप बना लिया जाए जो एक स्पेसिफिक मीनिंग को बताएं, और जिसका एक इमेज क्रिएट हो, यानी कि अ ग्रुप ऑफ लेटर A well arranged group of letter which make a complete sense is called as word, यानी अक्षरों का वह सुव्यवस्थित क्रम जिससे कोई मीनिंग निकले, जिससे कोई अर्थ निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा था CAT, तो सी एक लेटर है, ए एक लेटर है और टी एक लेटर है, जिससे कैट का फॉर्मेशन हुआ जिसका अर्थ होता है बिल्ली। जैसे ही मैंने कहा CAT, आपके ब्रेन में एक इमेज किसकी बन गई? कैट की बन गई। मैंने कहा BOY, बॉय, बॉय मीन्स लड़का। जैसे मैंने कहा बॉय, तो ये एक वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर है जिसका अर्थ होता है बॉय यानी कि लड़का। इसके बाद हमारे ब्रेन में इमेज क्रिएट होता है। तो ये दोनों की दोनों क्या है? वर्ड है। लेकिन मैंने कह दिया CDEFGH, ये भी एक ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन ये एक वर्ड नहीं है, क्योंकि ये कोई हमारे ब्रेन में इमेज नहीं क्रिएट करता, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो इसलिए वर्ड की डिफिनीशन हो जाएगी अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज वर्ड। तो जब इन्हीं वर्डों के समूह को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि ये एक स्पेसिफिक मीनिंग को प्रदर्शित करें, तो इससे हमारे सेंटेंस यानी कि वाक्य का फॉर्मेशन होता है। इसलिए वाक्य का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? सेंटेंस किसे कहते हैं? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का वो सुव्यवस्थित क्रम जो एक स्पेसिफिक मीनिंग को प्रदर्शित करे, एक स्पेसिफिक मीनिंग को बताए, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस यानी कि वाक्य कहते हैं। और जो जैसे कि मैंने लिखा है मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ इसका अर्थ होगा कि मोहन क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा है मोहन, तो मोहन क्या है? एक वर्ड है, ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर है। जैसे कैसे वर्ड हुआ? क्योंकि ग्रुप ऑफ लेटर है। जैसे मैंने मोहन कहा तो आपके ब्रेन में मोहन की इमेज बन गई, उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की इमेज बन गई है। इस क्या है? इस इसके आप उसके जो मोहन जो काम कर रहा है, किस समय काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो उसके बारे में उसके टेंस को बताता है। तो ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, तो ये भी वर्ड कहलाएगा। PLAYING, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, यानी कि ये भी हमारा वर्ड कहलाएगा। जैसे मैंने कहा प्ले यानी खेलना, आपके ब्रेन में तुरंत इमेज बन जाएगी खेलना,
खेलने की इमेज की खेला कैसे जाता, खेलना क्या होता है। और जैसे मैंने कहा क्रिकेट ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन ये वर्ड का फॉर्मेशन कर रहा है क्योंकि ये आपके ब्रेन में एक इमेज क्रिएट कर रहा है, एक स्पेसिफिक मीनिंग निकाल रहा है। यानी जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट, आपके ब्रेन में तुरंत क्रिकेट की छाप बन गई कि क्रिकेट क्या होता है। और इन सब को जब मिला दिया तो ये एक स्पेसिफिक मीनिंग बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मोहन के बारे में, कि मोहन क्या कर रहा है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान देखेंगे तो इस सेंटेंस में बहुत सारे चीजें हैं। जैसे अगर हम देखेंगे, जैसे मोहन क्या है, तो मोहन यहाँ पर है सब्जेक्ट के रूप में। मोहन क्या है? मोहन है यहाँ पर नाउन के रूप में, क्योंकि नाम है। यहाँ पर इज क्या है? ये टेंस को बता रहा है, ये कौन सा टेंस है, मोहन जो खेल रहा है कब खेल रहा है। और ये जो प्ले है ये बता रहा है इसके वर्ब के बारे में, और जो ये है ये बता रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में। यानी कि जो सेंटेंस है इसके बहुत सारे पार्ट हैं। तो आज अपने इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में, यानी वाक्यों के भाग के बारे में। अगर हम वाक्य को क्लासीफाई करें, सेंटेंस को क्लासीफाई करें, तो दो मेजर कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो जो काम हो रहा है वो कब हो रहा है, यानी उसके टेंस के बारे में, उसके काल के बारे में। जैसे ये तो काल जो होते हैं तीन प्रकार के, टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कोई भी जो घटना होगी, कोई भी काम होगा वो तीन तरह से हो सकता है। पहला प्रेजेंट में, यानी जो इस समय जो काम हो रहा है, वर्तमान में अगर जो स्थिति है उसको प्रेजेंट कहेंगे। पास्ट में यानी कि भूतकाल में, यानी जो काम हो जाएगा उसको कहते हैं भूतकाल। एंड फ्यूचर यानी कि जो काम होने वाला है भविष्य में, इसको कहते हैं फ्यूचर। और इन सभी के तीन फॉर्म होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आने वाले हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विभिन्न प्रकार की जो टेंस है और उनके जो फॉर्म है। जैसे प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर के भी जो चारों फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम इसमें अपने वीडियो में टेंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। आपने ये देखा कि ये जो सेंटेंस है इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, एक हिरार्की में है। यानी कि हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के में। तो कोई भी सेंटेंस अगर वह छोटा से भी छोटा सेंटेंस है तो एटलीस्ट वह दो चीजों से मिलकर बना होगा। यानी कि एक उसमें होगा सब्जेक्ट और दूसरा उसमें होगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। तो समझते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में जो सबसे मुख्य होता है उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो सेंटेंस को हम लोग नाउन, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के नाम को संज्ञा या फिर नाउन कहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होगा? किसी भी सेंटेंस में जो सबसे मेन कैरेक्टर होगा वही हमारा सेंटेंस, वही हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। सेकेंड है हमारा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट यानी कि विधेय किसे कहते हैं? सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है, सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है, उसी को प्रेडिकेट कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर समझें तो सब्जेक्ट को छोड़ करके जो कुछ बच जाता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि राम प्ले, राम क्या कर रहा है? खेलता है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। मैंने कहा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो किसी भी सेंटेंस में जो सबसे मेन कैरेक्टर होता है, जिसके बिना अगर उसको रिमूव कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए तो उस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं होगा। तो जैसे मैंने कहा था जो शादी होती है तो शादी में जो सबसे मेन कैरेक्टर कौन होते
हैं दूल्हा और दुल्हन। अगर हम दूल्हे को निकाल दें तो बाराती का कोई काम नहीं रह जाएगा, कोई मीनिंग नहीं रहेगा, गांव वाले उसे दौड़ा करके मार के भगा देंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस में अगर आप देखेंगे आप तो जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है राम प्ले, अगर हम यहाँ पे राम को हटा देंगे तो प्ले यानी खेलता है। कौन खेलता है हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, यानी कि यहाँ पर मेन जो कैरेक्टर हो जाएगा ये हमारा कहलाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बच जाए प्रेडिकेट, या सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो राम क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो खेलना यानी कि प्ले क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। सेकेंड, अगर हम बात करें सब्जेक्ट के बारे में तो सब्जेक्ट जो है वेरियस टाइप के हो सकते हैं। सब्जेक्ट जो है वह मेन वर्ड या हेड वर्ड के रूप में हो सकता है, यानी किसी सेंटेंस में जो सबसे मुख्य पात्र होता है उसी को हम लोग मेन वर्ड या हेड वर्ड कहेंगे। यानी अगर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी का जो सबसे मेन कैरेक्टर पार्ट होता है वह है हमारा ब्रेन, यानी वह हमारा है हेड है। जैसे कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी प्रकार से किसी भी सेंटेंस का जो सबसे मेन कैरेक्टर होता है वह होता है सब्जेक्ट, इसी को हम लोग मेन वर्ड या हेड वर्ड कह सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन वर्ड या हेड वर्ड के रूप में हो सकता है। सेकेंड बात करें तो ये हमारा नाउन के रूप में हो सकता है। नाउन मतलब किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम हो सकता है। जिसे इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे, हमने लिया है यहाँ पे नाउन के रूप में राम प्ले, तो यहाँ पे जो राम क्या है, यहाँ पर नाउन है, और राम ये कहाँ पर, ये नाउन क्या हो जाएगा, राम यहाँ पे नाउन है, और राम क्या है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। कैसे, अगर इस सेंटेंस में राम को हम हटा दें तो बच जाएगा केवल और केवल प्ले, जिसका अर्थ होता है खेलना। लेकिन अगर राम को हम हटा देंगे हम नहीं बता पाएंगे कि क्या खेलना है, कौन खेल रहा है, हु प्ले। तो राम हो जाएगा हमारा नाउन, और ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट जो राम के बारे में बता रहा है। तो हम इसे राम को क्या कहेंगे, नाउन भी कहेंगे, राम को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट भी हमारा है, और राम हमारा क्या है, मेन वर्ड और हमारा हेड वर्ड भी कहलाएगा। गॉट इट। सेकेंड है जो सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है, यानी जो हमने नाम लिया था जो नाउन होगा। जैसे यहाँ पे हमने राम कहा है, यहाँ पे राम के स्थान हम गीता कह सकते हैं, यहाँ पे हम सीता कह सकते हैं, हम मोहन कह सकते हैं, हम रीता कह सकते हैं, हम नदीम कह सकते हैं, हम सचिन कह सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नाउन किसी का भी यहाँ पर नाम हो जाएगा तो यहाँ पर सेंटेंस में वो सब्जेक्ट कहलाएगा, वह मेन वर्ड या हेड वर्ड कहलाएगा, वह नाउन कहलाएगा। तो अगर हम नाम राम का बार बार नाम ना लेकर के हम उसको दोबारा पुकारना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, लेकिन हम उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम नाम के स्थान पर जिस शब्दों को प्रयोग करते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखिएगा तो ही प्ले, वह खेलता है। तो इस सेंटेंस में ही क्या है, ही क्योंकि राम के स्थान पर यूज हुआ है तो ही हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। लेकिन ये ही केवल प्रोनाउन नहीं है बल्कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट भी है। कैसे सब्जेक्ट है, मैंने बताया जो सबसे मेन कैरेक्टर होता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो इस सेंटेंस को देखेंगे ही प्ले, अगर हम ही को हटा दें तो प्ले शब्द केवल आएगा खेलता है। कौन खेलता है हमें पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्ले हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट, और जो ही जो है वह हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ड और हेड वर्ड। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, क्या कर रहा है, प्ले खेलना, तो ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ड। यार तो जो सब्जेक्ट है वो एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकते हैं। जो सब्जेक्ट जो है वो एडजेक्टिव के रूप में हो सकते हैं, यानी किसी की क्वालिटी किसी को बताने की। जैसे यहाँ पे सेंटेंस अगर आप देखेंगे एडजेक्टिव कि द पुअर आर सैड, गरीब लोग क्या हैं, दुखी हैं। अगर मैं कह दूं केवल पुअर तो मतलब गरीब, लेकिन द पुअर कह दिया, ये एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी बता रहा है किसके, गरीबों के बारे में। तो यहाँ पे द पुअर क्या हो जाएगा, ये द पुअर हमारा
एडजेक्टिव है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, अगर मैं द पुअर को हटा दूं तो बच जाएगा आर सैड, दुखी है। कौन दुखी है हमें नहीं पता चल रहा है, सेंटेंस का अर्थ नहीं निकल पा रहा है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब क्या है, इस सेंटेंस का मेन पार्ट है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे मेन वर्ड या फिर इसे हम लोग कहेंगे हेड वर्ड। द पुअर क्या है, पुअर के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, क्या है, दुखी हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्या होगा, प्रेडिकेट। दूसरे शब्दों में कहिए तो सब्जेक्ट को अगर हम छोड़ दें, यानी एडजेक्टिव को छोड़ दिया जाए, सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, तो दो जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। सब्जेक्ट हमारे जो है वो नाउन फ्रेज के रूप में हो सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को हम देखते हैं, जैसे टू फाइंड फॉल्ट, गलतियां निकालना, इज इजी, आसान है। टू फाइंड फॉल्ट है, नाउन फ्रेज है, फ्रेज यानी कि नाउन है, एक नाम पता है, लेकिन कई सेंटेंस मिलकर के एक अर्थ निकाल रहे हैं। टू फाइंड फॉल्ट, गलतियां निकालना क्या है, इज इजी, आसान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टू फाइंड फॉल्ट क्या है, ये हमारा है नाउन फ्रेज है, लेकिन ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट भी है। जैसे टू फाइंड फॉल्ट को हम हटा दें, बच गया है इज इजी, आसान है। क्या आसान है हमें पता नहीं चल पा रहा है कि क्या आसान है, घूमना आसान है, पढ़ना आसान है, सोना आसान है, क्या आसान है हमें नहीं पता चल रहा है। लेकिन जैसे हमने कहा कि टू फाइंड फॉल्ट यानी कि गलतियां ढूंढना, गलतियां निकालना, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और यही हमारा हो जाएगा मेन वर्ड या हेड वर्ड। क्या हो जाएगा, मेन वर्ड या हेड वर्ड। लेकिन बाकी जो बच गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। यानी ये टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, तो यहाँ पर हो जाएगा टू फाइंड फॉल्ट नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट, मेन वर्ड और हेड वर्ड, जबकि इज इजी हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट के बारे में। यानी जो सब्जेक्ट होते हैं वह मेन वर्ड और हेड वर्ड के रूप में हो सकते हैं, वह नाउन के रूप में हो सकते हैं, वह प्रोनाउन के रूप में हो सकते हैं, वह एडजेक्टिव के रूप में हो सकते हैं, और वह नाउन फ्रेज के रूप में हो सकते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं प्रेडिकेट के बारे में कि प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो मैंने कहा था कि सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बच जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं, या सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो मैंने कहा जो प्रेडिकेट होते हैं, जैसे विधेय कहा जाता है, इसके ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के साथ साथ एक वर्ब हो सकते हैं, यानी वह सिंगल वर्ब, अगर एक सेंटेंस है तो वह वर्ब हो सकता है, दो सेंटेंस रहेगा तो वह ऑब्जेक्ट हो सकता है, दो से ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ कंप्लीमेंट हो सकते हैं। यानी कि जो प्रेडिकेट होते हैं वह इसमें तीन चीज़ हो सकती है। पहला वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, सब्जेक्ट जो काम करता है उसको हम लोग वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो काम करने का उद्देश्य होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और कंप्लीमेंट किसे कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद जो आते हैं उसे ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट कहा जाता है। तो कंप्लीमेंट भी ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन की क्या क्या हम देखते हैं। जो वर्ब होते हैं यानी कि किसी भी सेंटेंस में हम बात करें तो कोई भी छोटा सेंटेंस होगा वह कम से कम उसमें दो चीज होंगी। पहला होगा सब्जेक्ट, दूसरा होगा प्रेडिकेट। जैसे इस सेंटेंस को हम देखते हैं, राम प्ले, राम क्या करता है, खेलता है। तो इस सेंटेंस में देखिएगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर राम, और ये क्या है, हो जाएगा हमारा प्ले प्रेडिकेट। कैसे हो गया प्ले प्रेडिकेट, तो प्ले यानी कि कौन खेलता है, राम खेलता है, तो राम क्या है, मेन कैरेक्टर है तो सब्जेक्ट, और राम के बारे में सूचना में मिल रही है तो क्या हो जाएगा, प्ले। तो कोई भी सेंटेंस छोटा से छोटा होगा तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के पार्ट भी हो सकते हैं। अब प्रेडिकेट क्या होते हैं, तीन चीज से इसमें हो सकती है। वो अकेला वर्ब भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपने देखा था प्ले, यहाँ पे अकेला वर्ब है, वर्ब के साथ साथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं या वर्ब के प्रकार हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं पहला वर्ब के बारे में, वर्ब क्या होते हैं। तो जो वर्ब होते हैं ये कई प्रकार के वर्ब हो सकते हैं। वर्ब को बहुत सारे भागों में क्लासिफाई
क्लासीफाई किया गया है ऑब्जेक्ट के आधार पे और हेल्पिंग वर्ब के। तो वर्ब को हम लोग दो मेजर कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। तो वर्ब को दो भाग में क्लासीफाई करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब को कहा जाता है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी ये काम कर सकते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि पहला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होते हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब और तीसरे जो होते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो केवल और केवल मॉडल की तरह काम करते हैं, यानी वह मेन वह काम करते हैं, ठीक है, मॉडल की तरह काम करते हैं, उनको हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब की तरह दोनों की तरह काम कर सकते हैं, जबकि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का अलग यूज होता है। ये मॉडल की तरह भी काम कर सकते हैं और मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पर हम लोग क्या है, मेन मॉडल को मेन वर्ब की, जबकि मेन वर्ब ऐसे कहते हैं जो केवल और केवल मेन वर्ब की तरह काम करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में देखिएगा, राम प्लेज लिखा है, राम खेलता है, तो राम यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये है मेन वर्ब है। लेकिन इस सेंटेंस का हम देखेंगे तो इस सेंटेंस में राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, तो राम क्या कर, राम यहाँ पर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, राम हमारा है सब्जेक्ट और यहाँ पर सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बच जाएगा प्रेडिकेट है। लेकिन इस प्रेडिकेट में दो चीज आपको दिख रहा है, एक इज दिख रहा है और एक प्लेइंग दिख रहा है। तो इज यहाँ पर जो है ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये हमारा है मेन वर्ब। ओके, गॉट इट। तो हम बात करते हैं जो हमारा मॉडल होते हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या हो सकते हैं, ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड एक्सेट्रा ये हो सकते हैं। यानी इनको हम लोग आने वाले वीडियो में वन बाय वन, जब मैं आपको मॉडल पढ़ाऊंगा तो वन बाय वन हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सेकेंड हमारा है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं इसके तीन फॉर्म होते हैं। ये बी के रूप में हो सकता है, तो बी का यूज मैं पढ़ाऊंगा आपको, यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वेयर के रूप में हम लोग करते हैं। यानी कि हम प्रिंसिपल वर्ब का रूप हम यूज कर सकते हैं, यानी बी के रूप में होते हैं। डू के रूप में हम पढ़ते हैं डू, डज और डिड, जबकि हैव का जो प्रयोग पढ़ते हैं हैज, हैव, हैड। आने वाले वीडियो में हम इनको डिटेल में प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब के तीनों फॉर्म को हम लोग डिटेल में वन बाय वन वीडियो लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। थर्ड जो है, जो जिसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में दो आते हैं, यहाँ पर यूज टू, नीड और डेयर आते हैं। जो यूज टू होता है वह मॉडल और मेन वर्ब दोनों की तरह काम करता है, जबकि नीड और जो डेयर होते हैं वह मॉडल और जो यूज टू होता है वह मॉडल और मेन वर्ब की तरह काम करता है, जबकि जो नीड टू होते हैं ये दोनों की तरह में ये क्या करते हैं, मेन वर्ब की तरह और मॉडल की तरह ये काम करते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जो मेन अगर हम बात करें फर्दर वर्ब जो होते हैं इनको फर्दर और भी भागों में क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टेटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, लिंकिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। यानी मल्टीपल टाइप के जो वर्ब्स हैं उनके बारे में हम आने वाले वीडियो में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो आज यहाँ पर केवल बस इतना जान लीजिए कि वर्ब क्या है, दो प्रकार के हो सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग उनको कहते हैं जो केवल, और ये क्या है, मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, जबकि मेन वर्ब जो ऐसे होते हैं जो केवल और केवल मेन वर्ब की तरह काम करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर सकते। तो जो मेन वर्ब है इसके अन्य फॉर्म भी आते हैं, यानी जो मेन वर्ब हमने यहाँ पे लिखा है ये अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म में, ये सेकेंड फॉर्म में, ये थर्ड फॉर्म में, ये आईएनजी फॉर्म में या ये
एस या ES के फॉर्म में, जैसे हम यहाँ पर FPLAYS हमने जोड़ा है तो ये एस या ES, जिसे हम लोग V1, V2, V3 और V4 एंड V5 के बारे में जानते हैं। इसको भी हम लोग आने वाले वीडियो में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस समझिए कि जो मेन वर्ब है, जो फॉर्म है, इसे दो तरह से पढ़ेंगे, रेगुलर के रूप में और इरेगुलर के रूप में। रेगुलर ऐसे होते हैं जिसमें V2 और जो V3 है, जिसके जो फॉर्म्स हैं उसमें ED लगा करके हम इसको जोड़ करके V2 यानी कि सेकेंड फॉर्म और V3 मतलब थर्ड फॉर्म, इसको फर्स्ट फॉर्म में हम ED अगर जोड़ देंगे तो ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि इरेगुलर ऐसे होते हैं जिसको हम लोग एक विशेष नियम के माध्यम से, कुछ स्पेसिफिक अलग रूल के माध्यम से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आने वाले वीडियो में हम रेगुलर मेन वर्ब के जो फॉर्म्स हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर जो वर्ब हैं, इनके भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जो प्रेडिकेट का जो सेकेंड पार्ट हो सकता है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद या तो प्रेडिकेट अकेला वर्ब के रूप हो सकता है या उसमें ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को अगर हम लोग देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। इस सेंटेंस में मुझे बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो आप पढ़ेंगे राम, अगर हम इसको रिमूव कर दें, इज प्लेइंग क्रिकेट, इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है। कौन क्रिकेट खेल रहा है, आत्मा खेल रही है, हमें नहीं पता कि कौन खेल रहा है। यानी कि यहाँ पर हमने जैसे ही राम नाम लिया यानी ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये केवल सब्जेक्ट के रूप में नहीं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा नाउन है, क्योंकि नाम है और चूंकि ये मेन वर्ड है तो इसे हम लोग मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड कहेंगे। बाकी जो बच गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन चीज आपको मिल रहा है, आपको इज दिख रहा है, आपको प्ले दिख रहा है, प्लेइंग दिख रहा है, आपको क्रिकेट दिख रहा है। यानी कि प्रेडिकेट में और भी पार्ट होते हैं। तो क्या है, यहाँ पे जो इज है ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब है, जबकि जो प्ले है ये हमारा है मेन वर्ब। मैंने अभी तो यहाँ पे बताया है, हेल्पिंग वर्ब जो है दो प्रकार से काम करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब के रूप में। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनके तीन फॉर्म में होते हैं, मॉडल के फॉर्म में, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में और मार्जिनल के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और ये जो है मेन वर्ब के रूप में है। तो राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, लेकिन क्या खेल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी क्रिकेट खेलने का उद्देश्य है इसका। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट जो है, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग होते हैं उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो लिविंग बीइंग होते हैं उनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आने वाले वीडियो में हम इस पर भी, ऑब्जेक्ट पर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसको हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब आपको हेल्पिंग वर्ब यानी जो प्रेडिकेट होते हैं उसमें वर्ब हो सकते हैं। अब ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो सकते हैं सिंगल, यहाँ पे यानी मेन वर्ब के रूप में भी दे सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पर मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा था, और साथ में यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे इस केस में आपने देखा था। तीसरा है कि ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के हो सकते हैं, यानी लिविंग के रूप में और नॉन लिविंग के रूप में, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में और हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हम जैसे यहाँ पे देखते हैं इस सेंटेंस को देखेंगे, राम गिव मी अ पेन, राम गिव मी अ पेन, राम ने मुझे क्या दिया, एक पेन दिया। अब इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए कि सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें से सब्जेक्ट कौन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सब्जेक्ट पहले पढ़िएगा, राम गिव, इसको बंद कीजिएगा और फिर पढ़िएगा गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दिया। किसने दिया, मुझे नहीं पता चल पा रहा, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कौन दे रहा है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ड या हेड वर्ड। साथ में क्या है, नाम दिया है, तो नाम का मतलब हमारा हो जाएगा नाउन और ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और जो बच गया है ये टोटल हमारा क्या है, प्रेडिकेट है।
अब देखते हैं इस प्रेडिकेट में कौन कौन से पार्ट है। जैसे कि मैंने प्रेडिकेट में देखा कि वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और कंप्लीमेंट हो सकते हैं। वर्ब के प्रकार हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट के प्रकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा है गेव, ये कौन सा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जैसे कि यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा है, रेगुलर फॉर्म है, मेन वर्ब का रेगुलर वाला फॉर्म है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये मेन वर्ब है, यानी कि ये क्या है हमारा मेन वर्ब है। अब यहाँ पे बच गया है कि राम गिव, राम ने दिया, क्या दिया, उद्देश्य क्या है देने का, ठीक है। राम ने दिया, किसे दिया, मुझे दिया, क्या दिया, पेन दिया। मुझे देने का भी उद्देश्य है और क्या देने का, पेन देने का भी उद्देश्य है। यानी कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो जाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग के रूप में होगा, इनडायरेक्ट जो होगा लिविंग क्या होगा। यानी एक सिंपल सा मीनिंग डाल लीजिए कि हमेशा जब अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो हमेशा जो पहला लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, जो सजीव होगा, उसको पहले लिखा जाएगा। ऐसे मान लीजिए, आपको इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, उस एक्सीडेंट में कुछ लोग डेथ कर चुके हैं और कुछ लोग अभी सांसें चल रही हैं, तो सबसे पहले आप किसको हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि जिसकी अभी सांसें चल रही है, जिसको बचाया जा सकता है, जो डेड हो चुका है उसको हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो लिविंग बचा हुआ है, जो भी जा सके, तो इसी तरह से किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले अगर हम सब क्या लिखेंगे, तो मी क्या है, लिविंग के लिए यूज होता है, यानी ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट में कौन सा है, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पेन भी देना उद्देश्य इसका है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके कुछ रूल्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम कभी पहले भी लिख सकते हैं कभी, तो इसके लिए क्या रूल्स हैं, आने वाले वीडियो में मैं उस पर डिटेल में डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट होते हैं कंप्लीमेंट के बारे में। कंप्लीमेंट कैसे, यानी प्रेडिकेट में हमने देख लिया वर्ब हो सकते हैं, ये वर्ब के फॉर्म्स हो सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या हेल्पिंग वर्ब के रूप में, दूसरा मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म सकते हैं, मॉडल के रूप में, मॉडल के फॉर्म, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब के इसके 3 फॉर्म, बी के फॉर्म, डू के फॉर्म और हैव के फॉर्म, और मार्जिनल के फॉर्म हो जाएंगे और मेन हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट दो प्रकार से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। अब बात करते हैं कंप्लीमेंट। किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद जो शब्द आते हैं उसे ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट हो सकते हैं। यानी कंप्लीमेंट ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने में, इसी नाम है पूरक, पूरा करने में सहायता करते हैं। ये ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट के अलावा भी हो सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि ही मेड मी द मॉनिटर। तो जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट और पास्ट पार्टिसिपल। तो कॉम्प्लीमेंट 5 प्रकार के होते हैं। इनको भी आने वाले वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा, 1 बाय 1 कर करके हम बहुत ही डिटेल में आपको कॉम्प्लीमेंट और इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से पहचान करने के, हम कैसे इसको पहचानेंगे और इसको कैसे एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो बहुत ईजी हम आने वाले वीडियो के लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम आपको एक लेक्चर इस पर भी देंगे। कॉम्प्लीमेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो हम जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं 5 प्रकार के, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट और पास्ट पार्टिसिपल। जैसे इस सेंटेंस को आप देखिएगा, जैसे लिखा है ही मेड मी द मॉनिटर, उसने मुझे क्या बना दिया, मॉनिटर बनाया। यानी कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहले हमें सबसे पहले क्या ढूंढना होगा, सब्जेक्ट को ढूंढना होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ही हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, यही हमारा क्या है, मेन वर्ब या हेड वर्ब है। साथ ही में ये क्या है हमारा, ये हमारा ही लिखा है, यानी कि ये क्या है, प्रोनाउन है। अभी मैंने यहाँ पर बताया था सब्जेक्ट के पार्ट में ये हो सकते हैं प्रोनाउन
नाउन, नाउन के स्थान पे ये शब्द यूज हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोनाउन भी हो जाएगा। बाकी जो बच गया है ये सारे के सारे प्रेडिकेट है। आप देख सकते हैं प्रेडिकेट के कितने पार्ट हो सकते हैं। अब आपका ये है, आप इस सेंटेंस से मुझे आइडेंटिफाई करके बताइए कौन सा प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के कौन से पार्ट हैं। जैसे ही मेड, उसने बनाया, तो क्या काम करा, बनाने का, तो वर्ब हो, क्रिया क्या हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा क्रिया। लेकिन कौन सा मेड लिखा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, यानी कि मेन वर्ब यहाँ पर है, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब में भी कौन सा है, रेगुलर। गॉट इट। अब यहाँ पर क्या है, ही मेड मी, मुझे बनाया, तो ही मेड, उसने बनाया, लेकिन क्या बनाया, किसको बनाया, तो मुझे बनाया। उद्देश्य क्या है, मुझे बनाने का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा है लिविंग, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और क्या बनाया है, यानी कि अर्थ को पूरा नहीं हो पा रहा है, तो अर्थ को पूरा करने के हमने क्या दे दिया है, कॉम्प्लीमेंट को जोड़ दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि ही है हमारा सब्जेक्ट, मेन वर्ड या हेड वर्ड के रूप में, ये हमारा है प्रोनाउन भी, और ये मेड हमारा है मेन वर्ब के रूप में, मी हमारा है ऑब्जेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, और द मॉनिटर क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो सेंटेंस होते हैं उसमें दो पार्ट्स हो सकते हैं। पहला टेंस होगा, यानी कि जो घटनाएं होंगी, जो वाक्य होगा वो कोई किसी न किसी समय में होगा, चाहे वह प्रेजेंट में हो या फिर वह पास्ट में हो या फिर वह फ्यूचर में हो। उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होगा, जैसे इस रूम का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है, हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर्स है, उसी प्रकार से किसी भी सेंटेंस का एक सीक्वेंस होगा। हमारी बॉडी को देखिएगा, पूरी बॉडी को एक सीक्वेंस में, मेरा हेड, मेरे हैंड, मेरे बॉडी के अन्य जो पार्ट हैं वो एक सीक्वेंस में है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी सेंटेंस में उसका एक स्ट्रक्चर्स होता है, उसमें जो पाए जाने वाले जो जितने भी वर्ड्स हैं, जितनी भी पोजीशन है, उनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन है। अगर उसमें हम एक्सचेंज कर दें तो ये आपका सेंटेंस क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। जैसे मैं सर को लाके यहाँ लगा दूँ, हाथ को यहाँ लगा दूँ, तो आपको दिखने में अजीब सा नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार से हम आने वाले प्रश्नों को हम रीऑर्डरिंग जब हम करेंगे तो इधर उधर से जो है उनको रीऑर्डरिंग कर करके हम सही करेंगे। तो हमने क्या समझा कि जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, जो वाक्यों के जो भाग हैं, पहला हमारा हो जाएगा टेंस और दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमने बताया दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होगा उसमें कोई भी सेंटेंस अगर छोटा से छोटा है तो वो सब्जेक्ट होगा उसमें, और दूसरा क्या होगा उसमें, प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में जो सबसे मुख्य पार्ट होता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। अब ये सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, ये सब्जेक्ट मेन वर्ड या हेड वर्ड के रूप में हो सकते हैं, ये सब्जेक्ट नाउन के रूप में हो सकते हैं, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में हो सकते हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं वो एडजेक्टिव के रूप में हो सकते हैं, और ये जो सब्जेक्ट हमारे जो हैं वो हमारे हो सकते हैं नाउन फ्रेज के रूप में हो सकते हैं। प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट के बारे में जो बताए या सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बच जाए उसी को प्रेडिकेट कहते हैं। और प्रेडिकेट जो होते हैं ये तीन प्रकार के हो, इसमें तीन पार्ट हो सकते हैं, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। वर्ब क्या होते हैं, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किए जाते हैं उनको वर्ब कहते हैं, और ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ये होते हैं, पहला हमारे होते हैं जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये ऐसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं। और ये जो होते हैं तीन प्रकार के हो सकते हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो सकते हैं, ये प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब हो सकते हैं, और ये साथ ही साथ मार्जिनल हो सकते हैं। मॉडल में हमारे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड के प्रयोग हम आएंगे। और अगर हम बात करें प्रिंसिपल में इसके तीन फॉर्म हो जाएंगे, बी के फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, और डू के फॉर्म में डू, डज और डिड का प्रयोग पढ़ेंगे। जबकि जो थर्ड हमारा जो है यानी कि हैज, हैव, हैड के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो मार्जिनल हमारा हो जाएगा उसमें हम यूज टू, डेयर और नीड का प्रयोग करेंगे। जबकि जो मेन वर्ब होते हैं इसके फॉर्म्स हो सकते हैं V1 के रूप में, V2 के रूप में, V3 के रूप में, V4 के रूप में और V5 के रूप में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, वर्ब की ING फॉर्म के रूप में, यानी कि और हमारा जो लास्ट है वह है वर्ब की एस या
ईएस के फॉर्म में हो सकते हैं, जिसको हम लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, रेगुलर या इरेगुलर। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में हम किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं फर्स्ट फॉर्म को, या उसमें ईडी लगा कर जोड़ करके हम लोग उसको बना देते हैं, उसको रेगुलर कहते हैं। या उसके अलावा अन्य रूल को फॉलो करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है ये दो प्रकार से हो सकता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, काम करने का जो उद्देश्य होता है उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सकते हैं। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हमारा नॉन लिविंग होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग होता है। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, लिविंग को, फिर हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तीसरा हमारा होता है कंप्लीमेंट हो सकते हैं। कंप्लीमेंट 5 प्रकार के हो सकते हैं, नाउन कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, एडवर्ब कंप्लीमेंट, नाउन फ्रेज कंप्लीमेंट और पास्ट पार्टिसिपल हो सकते हैं। कंप्लीमेंट किसे कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद जो पार्ट आते हैं या तो वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या तो वो कंप्लीमेंट होते हैं। किसी भी सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जहाँ पर हमने लैंग्वेज की से ओरिजिन से लेकर के हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में समझा कि किस प्रकार से जो सेंटेंस होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं। अगर वो छोटा सेंटेंस है तो उसमें क्या होंगे, और बड़ा सेंटेंस अगर होगा तो उससे क्या कहेंगे। तो हम उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। आने वाले वीडियो में इसके अन्य पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। दिस इज महफूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।